पढ़ाने के इतने पैशनेट थे कि कॉलेज में पढ़ाते थे, कॉलेज के बाद अपना कोचिंग चलाते थे, 11वीं 12वीं का कोचिंग भी पढ़ाते थे, और कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर जो है मतलब रात के 9 बजे 10 बजे तक फिर अपना हॉस्टल रखे थे, हॉस्टल में भी लड़का को पढ़ाते थे। ऐसा उनको भूत सवार था पढ़ाने का, है ना। रिटायर कर गए 60 की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी से। अब उनको घर पर मन नहीं लगे, अब बुढ़ा गए थे तो बैचो ज्यादा नहीं बनता था, क्योंकि कोचिंग फील्ड का जो मार्केट है ना, ये हर 15 साल 20 साल में अपडेट होता है, नए टैलेंट आता है, पुराना टैलेंट पिछड़ जाता है। तो थोड़ा सा मार्केट में उनका बैच भी कम बनने लगा था। तो क्या करते थे, साइंस कॉलेज में पैसा नहीं मिलने के बावजूद जाके पढ़ाते थे लड़का को बैठा बैठा करके, है ना। तो एक दिन पढ़ाते 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 इतना घुस गए, है ना, तो उनका वोकल कॉर्ड फेल हो गया। अब वो बोल रहे हैं और आवाज निकल नहीं रहा है, बोल रहे हैं और आवाज निकल नहीं रहा। लड़का चुपचाप सुन के सब देख रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। साइंस बैकग्राउंड के लड़कों को हिम्मत नहीं होती है कि प्रोफेसर से आप बहस कर सकें। क्यों बहस नहीं कर सकते हैं? इंटरनल का मार्क्स उसके हाथ में है, प्रैक्टिकल का मार्क्स उसके हाथ में है, लोफड़ाई किए फेल कर देगा। हाँ, ये हमारा दोस्त है एगो, लाइब्रेरिया खोला और निकाल दिया था ना कॉलेज से। हाँ, निकाला नहीं था, वो 3 बार बेचारा परीक्षा दिया फर्स्ट ईयर का, 3 बार परीक्षा दिया, राइटिंग बैठा बैठा के प्रैक्टिस कर करके, और आज तक 0 ही नंबर आया, एकदम 0। हाँ, अब एक बात समझ लीजिए कि ये 0 कैसे आता है, और आप इस 0 पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा सकते हैं। एक शब्द हमारे एजुकेशन सिस्टम में जुड़ गया है, स्क्रूटनी, कि अगर आपको आपके पेपर पर भरोसा है ना, और आपने एग्जाम अच्छा दिया है, आपको पूरा भरोसा हम पास कर जाएंगे, और आपको मार्क्स मिला है कम, तो आप करते हैं, मतलब आप स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करेंगे उस समय स्क्रूटनी में क्या चेक होगा कि आपके रिजल्ट पे जो मार्क्स चढ़ा है और आपके रजिस्टर पे जो मार्क्स है, ये दोनों मार्क्स में सिमिलैरिटी है कि नहीं। अगर इससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, 3 बार स्क्रूटनी कराइए, उसके बाद ठोकिए आरटीआई। तो जब आरटीआई ठोकते हैं तो आरटीआई में कॉलेज वाला लिख के देता है कि स्टाफ की कमी है, सो कॉपी आपका नहीं मिल सकता है। तो फिर आपको जाना होगा कोर्ट केस, जाना होगा कोर्ट करना होगा, केस करना होगा। जब आप केस करते हैं, जज उसको ऑर्डर देता है कि इसको पुनः जो है इसकी कॉपी जांच करी जाए। और यहीं पर एक लूप होल है, उस कॉपी जांच की प्रक्रिया में रीटोटलिंग होता है, रीचेकिंग नहीं होता है। रीटोटलिंग होता है कि इसको जितना नंबर मिला उसको पुनः जोड़िए। ऐसा नहीं कि आपका आंसर पढ़ के फिर से चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस चक्कर में उसको 3 साल फेल किया, चौथा साल कॉलेज वाला टीसी दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे आपके यहाँ, चल गया आर्ट्स कॉलेज में। तो साइंस के किसी भी कॉलेजेस में कोई भी प्रोफेसर से पंगा नहीं लेता है। जब वो बेचारे बोल रहे थे, उनका वोकल कॉर्ड फेल कर गया, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कहे कि सर आवाज नहीं आ रहा है। वो तो बोलते 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 उनको खुद रियलाइज, आधा घंटा तक पूरा क्लास शांत बैठा रहा, आधा घंटा तक उनको खुद रियलाइज हुआ कि हम बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। वहां से निकले, गर्म पानी जा करके पिए, फिर कुछ नहीं निकल रहा, गए चेक कराने, पता चला वोकल कॉर्ड बैठ गया। तो ऐसे ऐसे भी लोग हुए बिहार में। कुछ ही सही होगा, जब यही खत्म हो गया, वोकल कॉर्ड ही खत्म हो गया, आवाज निकला ही नहीं उसके बाद। आवाज सीमित नहीं रहता है, इसके बोलने का एक कैपेबिलिटी है। आप बहुत ज्यादा देर तक बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा देर तक बोल रहे हैं, ये शरीर थोड़े है कि बरियार होगा, जितना ज्यादा बोलेंगे, जितने चिल्लाएंगे उतने काम करेगा ही। ज्यादा जोर से बोल के देखिए ना, गला बच जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए बिहार में, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप इस देश में कई स्टेट के लोगों से आगे हैं। हम और कहानी बता रहे थे ट्रिपल आईटी का, खैर उसका सुनाएंगे दूसरे दिन, अभी मूड में है। आज आप पढ़ते वेव पढ़ रहे थे ना, वेव्स। कहानियां तो बहुत है, सुनवे करोगे। वेव्स, तो भैया वेव के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे। वेव किसको कहते? तो यह किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है, किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है जो एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं वेव। हाँ, वेव के प्रोपागेशन के दौरान मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये बात भी हम लोग पढ़े थे। वेव के प्रोपागेशन के दौरान मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। और इसमें दूसरी बात पढ़े थे कि जब भी
वेव का प्रोपागेशन होगा, है ना, वेव का प्रोपागेशन होगा, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और उसमें जो बात कह रहे थे कि मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा, मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो हमने कहा था कि वेव दो प्रकार का है, एक को मैकेनिकल वेव कहेंगे और एक को नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। तो मैकेनिकल वेव के बारे में कहानी बताई कि मैकेनिकल वेव को प्रोपागेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है और नॉन मैकेनिकल वेव के प्रोपागेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब बात हम लोग समझ चुके थे। तो उसके बाद कहा कि अगर नॉन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो फिर इसके प्रोपागेशन में कहां पर डिस्टरबेंस है और कौन ऑसिलेट कर रहा है ना। तो बहुत बाद में हुआ कि नहीं, जो वेव का हम लोग डेफिनेशन दिए थे वही गलत था, उसी में सुधार किया गया और सुधार कर करके नया डेफिनेशन दिया गया, इट इज ओनली द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तब आपको पूरा कहानी बताए थे, मैटर वेव, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, है ना, रदरफोर्ड का दोनों बाप बेटा में जो लड़ा, थॉमसन के बाप बेटा में जो लड़ा, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट की कहानी पिछले दिन आपको बताया था। और उसके बाद आपको यह कहा था कि जो वेव का डेफिनेशन हमने शुरुआत में दिया कि इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिस्प्लेसिंग द मीडियम पार्टिकल, यह अब केवल और केवल मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन रह गया। फिर हमने पढ़ा कि वेव दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक को कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को कहा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहा, तो वैसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, वैसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल वेव के, बोलना है बच्चा, बोलते जाएंगे याद होते जाएगा, हाँ, वैसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वैसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। इसी बेसिस पर हमने दो प्रकार के वेव बताया। साउंड वेव कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हम लोग देखे थे उसके बाद कल वेव फ्रंट के बारे में। तो वेव फ्रंट के बारे में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, क्या बताया था, वेव फ्रंट क्या है, तो वेव फ्रंट एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है, वेव फ्रंट क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पार्टिकल के ऑसिलेशन का फेज सेम होता है। वेव फ्रंट क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, बोलना है, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऑसिलेशन का फेज, जिसके ऑसिलेशन का फेज सेम होता है ना। फिर से वेव फ्रंट क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर ऑसिलेशन का फेज सेम होता है, प्रत्येक पॉइंट पर ऑसिलेशन का फेज सेम होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। अब बताए थे कि जिस प्रकार का वेव फ्रंट बनाएगा कोई वेव सोर्स, उसको उसी प्रकार से नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई वेव सोर्स सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर रहा, याद है, कॉपी यहाँ कोई सोर्स सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बना रहा, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कौन बना रहा, अगर वेव सोर्स लाइन वायर हो, है ना, स्ट्रेट लाइन वायर हो या स्ट्रेट लाइन सोर्स हो, तो उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, एग्जांपल गिटार, वायलिन, है ना, यहाँ से कैसा वेव निकलेगा, सिलिंड्रिकल। फिर बताए थे स्फेरिकल वेव, स्फेरिकल वेव किसको कहेंगे, तो वैसा वेव जिसका वेव फ्रंट स्फेरिकल हो, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट वाला वेव स्फेरिकल वेव। और स्फेरिकल वेव इमिट कौन करता है, या तो पॉइंट सोर्स इमिट करेगा, या तो स्फेरिकल सोर्स इमिट करेगा, या तो पॉइंट सोर्स इमिट करेगा, या तो स्फेरिकल सोर्स इमिट करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रकार का बताए थे प्लेन वेव सोर्स, तीसरा बताए थे प्लेन वेव सोर्स। अब ये प्लेन वेव सोर्स का वेव फ्रंट भी कैसा होता, प्लेनर होता, है ना, कल बताए थे फिगर, प्लेन वेव सोर्स का वेव फ्रंट भी कैसा होता, प्लेनर होता। अब हम लोग जो कर रहे थे वह था इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसमें भी प्रत्येक पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन वी डिवाइड द वेव इनटू टू पार्ट, वन इज अ स्टेशनरी वेव एंड अनदर वन इज प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव वह वेव है जो मीडियम के किसी दो पॉइंट के बीच में रुक जाता है, स्टेशनरी है, मीडियम के किसी दो पॉइंट के बीच में स्टेशनरी है तो उसको कहेंगे स्टेशनरी वेव। अगर वह मीडियम में प्रोपागेटिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे,
प्रोग्रेसिव वेव, उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। हम लोग बारी बारी से स्टेशनरी वेव भी पढ़ेंगे और प्रोग्रेसिव वेव भी पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से। अब इसमें प्लेन का मतलब वेव फ्रंट प्लेनर है, प्लेन का मतलब, अब प्रोग्रेसिव का मतलब वेव प्रोपागेट कर रहा है, प्रोग्रेसिव का मतलब वेव प्रोपागेट कर रहा है। तो दोनों का मतलब समझ गए, वेव तो समझते ही है ना। अब देखो बाबू, ये हमारा मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन है। कहिएगा सर हमको लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लाइन दिख रहा है कि प्लेन दिख रहा है? देखो भैया ये ऐसे है, 3D फिगर है। कैसा है? 3D फिगर है। तो इसके इस वाले पोर्शन को हम नहीं ना देख पाएंगे, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो इस वाले पोर्शन को नहीं देख पाएंगे। तो ये ए बी मान लेते हैं कि हमारा कोई एक प्लेन वेव सोर्स है। ये क्या है बच्चा? ये है प्लेन वेव सोर्स है। ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर कोई वेव इमिट करता है, t इक्वल टू 0 पर कोई वेव इमिट करता है, और वह वेव जो है वह केवल और केवल x एक्सिस के तरफ जाता है, केवल और केवल x एक्सिस के तरफ जाता है विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है। तो t समय के बाद कितनी दूरी वेव तय कर लेगा? v इंटू टी दूरी। t समय के बाद वेव कितनी दूरी तय करेगा? मतलब अगर यहाँ पर का पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ऑसिलेट करना शुरू करता है तो t समय के बाद x इक्वल टू vt दूरी का पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा, x इक्वल टू vt दूरी का पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? हम इस पूरे बात को लिखते हैं। पहले लिखते हैं let us consider a plane wave source, a plane wave source AB, which emits EMITES ना, which emits a wave at t equal to 0 from, है ना, जो t इक्वल टू 0 पर एक वेव इमिट करता है ना, विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, जिसका जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से। लिखेंगे आफ्टर टाइम t it reaches, है ना, t समय के बाद यह किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, किसी दूसरे जगह पहुंचता है जिसका नाम है pq। आफ्टर टाइम t it reaches to the plane pq, है ना। t समय के बाद ये कितनी दूरी पर कहां पहुंचता है? pq दूरी पर पहुंचता है। द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन एट, देखो भाई, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन लिख रहे हैं एट प्लेन PQ। तो PQ प्लेन पर ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y बराबर a साइन ओमेगा टी। क्या लिखेंगे? y बराबर a साइन ओमेगा टी। जब ये वेव PQ प्लेन पर चल रहा है, ध्यान से, जब यह वेव PQ प्लेन पर चल रहा है उस समय क्या AB प्लेन के पार्टिकल ने ऑसिलेट करना बंद कर दिया? वो तो ऑसिलेट कर ही रहा है। तो हम लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ मीडियम पार्टिकल एट प्लेन AB when wave reaches to the plane PQ। देखो बाबू, तब इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे? y बराबर a साइन ओमेगा। अब यहाँ पर तो यहाँ का अगर समय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? t माइनस एक्स बाई भी,
x बराबर तब ना होगा vt, है ना। इसको लिखेंगे t बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा t माइनस एक्स बाई v, है ना। अब अगर x बराबर vt आप पुट करिएगा तो v से v कैंसिल, t से t कैंसिल, दैट इज 0, t इक्वल टू 0 पहुंच गए। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज t माइनस एक्स बाई v से। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को? तो अब जो ये एक्सप्रेशन आ गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स। बोला भाई, दिक्कत किसी को? एक सब तो उतारे में लग गया, देखना भाई पहले, कोई दिक्कत यहाँ पर? ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ओमेगा टी में की ओमेगा टी, इसमें की ओमेगा बाई भी इंटू एक्स। अब देखो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट टर्म है, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। यहां लिखेंगे हियर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड v is the velocity of wave, and both are constant, and both are constant, दोनों ही कांस्टेंट है। तो इन प्लेस ऑफ दीज टू कांस्टेंट हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। इन दो कांस्टेंट्स की जगह पर हम एक सिंगल कांस्टेंट पुट कर सकते हैं ना भाई, है ना। तो लिखेंगे ना, वी कैन पुट ओमेगा बाई भी बराबर के अनदर कांस्टेंट। इसके जगह पर हम एक दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे k। इस k को बाद में k इज कॉल्ड द प्रोपागेशन कांस्टेंट। इस k को हम क्या कहेंगे बाद में, प्रोपागेशन कांस्टेंट कहेंगे। ओमेगा बाई भी का क्या कहेंगे हम लोग, प्रोपागेशन। चूंकि ये प्रोपागेशन के दौरान जो दो कांस्टेंट मिल रहा है वो दोनों कांस्टेंट का रेशियो है। प्रोपागेशन के दौरान जो दो कांस्टेंट मिल रहा है वो दोनों का रेशियो है, इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट के। सो हमारा जो वेव एक्सप्रेशन मिल गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, नेट वालों के लिए ठीक यहीं तक। अब यही वाला है, इसमें एक और टर्म हम लोग जोड़ देते हैं y इक्वल टू ए साइन। जैसे देखो, अगर देखो ऑसिलेशन के लिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब अगर कोई इसी ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन ओमेगा टी प्लस फाई लिखता तो दिक्कत होती क्या? अगर ओमेगा टी प्लस फाई लिखता तो दिक्कत होती? ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। हम ये बताएंगे कि फाई क्यों लगा सकते हैं और फाई किस केस में हटा सकते हैं, लेकिन ये फाई तो होता है एक्सप्रेशन में। ओके, तो अब यहां पर भी हम लोग फाई लिख सकते हैं। अरे यार, यहां पर भी हम लोग फाई लिख सकते हैं। इस टी के जगह पर टी माइनस एक्स बाई भी पुट किया है, यहां पर भी हम लोग एक फाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई? तो यहाँ पर भी एक फाई हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक फाई हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया y इक्वल टू ए साइन, है ना, दिस इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। अब तुम बताओ ये फाई क्या है? इनिशियल फेज। फाई क्या है? तो यहाँ पर इनिशियल फेज फाई है, तो ये इनिशियल फेज क्या हो गया, फाई। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी तो टाइम है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। के क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। एक्स तो एक्स है, एक्स पोजीशन है, और फाई इनिशियल फेज है। अभी पहले इसको प्रिंट करिए, इसके बाद इसमें कौन कौन टर्म क्या क्या है उसको हम लोग फिर से देखेंगे।
क्वेश्चन बैंक बनाए सिस्टम का कि नहीं बनाए? आप बच्चा क्वेश्चन बैंक लिए हैं? नहीं, बोर्ड की बात करेंगे लास्ट में। सीबीएसई है बिहार बोर्ड है? हाँ तो बोर्ड लास्ट में। फिलहाल भी आप जेई का क्वेश्चन बैंक लीजिए, समझे? और क्वेश्चन बैंक करते चलना है ना? तैयारी जेई के लिए कर रहे हैं ना? तो जेई के लिए कर रहे हैं और जेई का क्वेश्चन बैंक नहीं रहेगा तो कैसे तैयारी करेंगे? 11 का है ना? 11 का 12 का अलग अलग थोड़े आता है। कौन पब्लिकेशन में? क्वेश्चन बैंक जाके खरीदो अरिहंत या एमटीजी का। ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बनाना है बनाइए, पूछने के लिए रोक नहीं है, ठीक है? लेकिन अपनी तैयारी क्वेश्चन बैंक से, एचसी वर्मा से मॉड्यूल, इसके बाद अब बनाइए, कोई दिक्कत मेरे को नहीं है ना? बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर हम देते ही हैं। कौन सी का क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास रे? कौन पब्लिकेशन का? अरिहंत के ले लेना तुम भी। अरिहंत के ले लेने से ये होगा, अगर सेम पब्लिकेशन का रहता है तो ये अच्छा होता है कि फलाना से फलाना क्वेश्चन तक करना है, समझ गए? और नीट वाले लोग एमटीजी ना ले लीजिएगा आप भी। एनसीईआरटी तो बनाना ही है। इस बार एक और किताब हम लोग ऐड करेंगे, फिंगर टिप्स को। हाँ, बोर्ड के लिए भी, मतलब वो बोर्ड के लिए तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी को मजबूत करने के लिए है फिंगर टिप्स। तो 11th में जितना मेहनत किए थे 12th में उससे डबल चाहिए, क्योंकि आपको नीट भी करना है और आपको बोर्ड भी करना है, 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर रहे हो। कौन? नीट से बहुत आगे का चीज है फिंगर टिप्स। नीट बने आसान, नीट बने आसान, जेई एडवांस बने टफ। टारगेट में जाएंगे तो जेई एडवांस बनाएंगे, अब फाउंडेशन में जेई मेंस बनाएंगे। पूरे पटना में फिजिक्स का इकलौता ऐसा कोचिंग है अपना जो फाउंडेशन में क्वेश्चन बैंक करा रहा है, वो भी नीट के बच्चों को फिजिक्स का। फाउंडेशन में क्वेश्चन बैंक कहीं नहीं होता है, सिर्फ यहाँ होता है। हो गया ये? जल्दी कर भैया, फेंकते फेंकते टाइम बीत जाता है। तुम लोग लिखो जल्दी। हम तुम्हारा कलम छीन लिए थे का भाई? नहीं नहीं, लिखिए आराम से लिखिए, फाउंडेशन है, आराम से 2 घंटा का समय। आप लोग से लेट स्टार्ट हुआ टारगेट, हुआ ना? आप लोग से 2 महीना पीछे स्टार्ट हुआ, उसमें 11th खत्म हो गया, 12th 70% खत्म हो गया। आप लोग पढ़े हैं 1.5 से 2 घंटा हर दिन, मतलब अल्टरनेट। वो लोग पढ़ा है 45 मिनट से 1 घंटा डेली। डेली पढ़ता तो नवंबर दिसंबर में खत्म। जानबूझ के वहां धीरे पढ़ाते, थोड़ा थोड़ा सा धीरे, मतलब कम। इस बार थोड़ा सा ऐसा करना पड़ा क्योंकि इस बार सब नीट का बच्चा था। जेई वाला आएगा तब मजा आएगा थोड़ा ज्यादा। जेई में पूछता है क्वेश्चन कि थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज होता है। नीट तो फॉर्मूला याद करो, क्योंकि डॉक्टरी जो है ना वो मेमोरी का गेम है। डॉक्टरी जो है वो मेमोरी का गेम है, और इंजीनियरिंग जो है वो ब्रेन का, दिमाग का गेम है। नीट में भी है दिमाग का गेम, लेकिन
आप उस लेवल तक पहुंचे तब ना। नीट यूजी करते करते आधा का हालत तो खराब, उसमें से बहुत कम लोग क्वालिफाई करते नीट पीजी, और नीट पीजी करते करते उसके बाद लोग में पोटेंशियल बचता कहाँ है। नीट पीजी के बाद जब आप जाते हैं रिसर्च लेवल में, तब फिर आपको दिमाग की जरूरत है। तब तक तो याद करने वाला कैरेक्टर इतना हावी हो चुका होता है दिमाग पर, है ना, कि फिर आगे तक पहुंच ही नहीं पाते। फिर आगे तक पहुंचता है इधर जो ग्रेजुएशन किया सिंपल, है ना, बायोटेक्नोलॉजी ले लिया, बायोकेमिस्ट्री ले लिया, माइक्रोबायोलॉजी ले लिया, है ना, एनवायरमेंटल साइंस ले लिया। इससे जो आगे बढ़ा फिर वो लोग पहुंच जाता रिसर्च में, है ना। तो आपके पास नॉलेज है प्रैक्टिकल और उसके पास नॉलेज है थ्योरेटिकल। आप चीजों को याद कर सकते हैं और वो चीजों को समझ सकता है। तो बहुत दिमाग में क्लियर रखना है। इसलिए नीट के क्वेश्चन भी पूछते हैं जो फिजिक्स में ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं, और जेई में कॉन्सेप्ट बेस्ड। हो गया भाई। जिससे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है ना, वो अकेले में आकर के मिलो, अकेले में अलग से क्लास लेकर के पढ़ो। अगर कोई बैकलॉग रह गया है 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर का, सवाल नहीं किया है, करो। क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, क्लास के बाहर आकर के अकेले में अपना अपना, ऐसा नहीं कि ग्रुप बना लिया है तुम बना लेना तब चलेंगे, अपना सेल्फिश रहने का, समझ गए। तो जिस जिसका ऐसा छूटा हुआ है, जो जो चैप्टर उसको बनाओ, है ना। 12th में जाने के बाद फिर 11th पकड़ नहीं पाओगे। फिर 11th लास्ट में बोर्ड एग्जाम के बाद होता है 11th का रिवीजन। तो अभी एक बार भी अगर नहीं बनाओगे, अभी एटलीस्ट हम लोग लगभग सारा चैप्टर बनाए हैं। वेव्स ऑसिलेशन बनाए कि छोड़ दिए, अभी नहीं बनाए तो बना लीजिए उसको। एक बार 11th पूरा बना रहेगा, एक बार 12th पूरा बना लेंगे। 12th बोर्ड एग्जाम के बाद 12th पे एकदम रगड़ करके एकदम फाड़ देना है। और 12th एग्जाम के बाद कसम खा लेना है कि नीट एग्जाम से 10 दिन पहले 12th पढ़ेंगे, अब बाकी टाइम बैठ के 11th पढ़ेंगे। फाउंडेशन में रिजल्ट होगा पहली बार में, करंट ईयर में। अस्कतिया है जहाँ गया। चलो भाई, है मेरी बात मानो, तेरा नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, है। जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन होगा, समझ गए। चलो अब आ जाते हैं वेव के इक्वेशन पर कि क्या क्या है इसमें। एक बात समझना होगा पहले, एक एक छोटा छोटा बात, कि पहले y क्या है, a क्या है, साइन क्या है ना, ये सब टर्म को हम लोग समझते हैं। देखो एक्सप्रेशन क्या है बाबू, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही आया ना हमारा एक्सप्रेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले यह जो इक्वेशन है ये किस वेव का है, यह जो इक्वेशन है यह किस वेव का है। इसका जवाब हमको मिलेगा यहाँ से कि यह उस वेव का इक्वेशन है जो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। यह इक्वेशन उस वेव का है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। देखो सर कर रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपागेटिंग along, एक के में लिखते हैं, वेव प्रोपागेटिंग along पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर मान लो कि एक्सप्रेशन रहता है इस प्रकार से, ध्यान दो बच्चा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो यह भी तो वेव इक्वेशन है, लेकिन यह वेव किस ओर प्रोपागेट कर रहा है? निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। किधर कर रहा है? तो हम लोग लिखेंगे वेव इज प्रोपागेटिंग, वेव इज प्रोपागेटिंग along नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपागेट कर रहा है। कोई दिक्कत? अब अगर हम, ये तो समझ रहे हो बात, हम इसी को लिखते हैं, देखो y को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी और सिंबल से, जाई से, अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? पहले तो ये बताओ। कर सकते हैं। हाँ, क्यों कर सकते हैं? फिजिक्स ने हमको एक अधिकार दे रखा है कि हम किसी भी सिंबल का इस्तेमाल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, है ना? हमने बताया था कि यहाँ H माने हाइड्रोजन और He माने हीलियम नहीं होता है। हमने कह दिया H माने टंगस्टन तो होता है ना? यहाँ सिंबल फिक्स नहीं होते। तो खैर अभी नहीं करते हैं। अगर हमको लिखना हो गया वेव इक्वेशन प्रोपागेटिंग एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मान लीजिए कि ऐसे वेव का इक्वेशन लिखना है जो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपागेट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो माइनस के जेड प्लस फाइव, माइनस के जेड प्लस। अगर यही रहता वेव इक्वेशन प्रोपागेटिंग एलोंग नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, तो क्या लिखते? नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस रहता तो क्या लिखते? ए साइन ओमेगा टी, माइनस है तो प्लस के जेड प्लस फाइव। वेरी गुड, कोई दिक्कत? अच्छा मान लीजिए कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ वेव लिखना रहता एलोंग एनी वेक्टर r, तब कैसे लिखते बोलो? हाँ, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसलिए हम थोड़े किए हैं कुछ, तुम्हारे वेव का ये वाला इक्वेशन आया है ना, ये वाला इक्वेशन क्यों आया है? किस वेव के लिए आया है? जो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा था। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता तो यह x क्या हो जाता? माइनस एक्स हो जाता, तो ये वाला प्लस हो जाता, तो यहाँ पर प्लस होता तो प्लस हो जाता। है बात समझ में? हाँ, अब आ जाओ, हमको अगर लिखना रहेगा वेव इक्वेशन प्रोपागेटिंग एलोंग ए वेक्टर r। मान लीजिए यह तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, तब आप लिख लिए, लेकिन अगर कोई एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, किसके अलोंग है? किसी वेक्टर r के अलोंग है। तो अगर r के अलोंग है तो लिखेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस, यहाँ देखो लिखेंगे k डॉट r। क्या लिखेंगे? k डॉट r अब प्लस फाइव। अब यहां पर सवाल आता है कि सर k तो हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट था, लेकिन आपने यहाँ पर k को लिया है वेक्टर। k को क्या लिया है? तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि k वेक्टर कैसे है, और अगर k एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों बात बताना पड़ेगा। सबसे पहला कि k वेक्टर कैसे है, हम कहेंगे दोनों का एक ही जवाब है
कि k बराबर क्या होता है, अभी क्या था, तो अगर हम स्केलर को वेक्टर से भागा देंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। स्केलर को वेक्टर से भागा देंगे तो वेक्टर आएगा। अब k का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, k का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो प्रोपागेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोपागेशन ऑफ वेव। भारी भारी शब्द में कहें तो प्रोपागेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोपागेशन ऑफ वेव। प्रोपागेशन वेक्टर का डायरेक्शन जो है वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में होता है। प्रोपागेशन वेक्टर का डायरेक्शन वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में होता है। तो यहां लिख देंगे यही बात कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर के, प्रोपागेशन वेक्टर के is directed towards is directed towards is directed towards the direction of propagation, direction of propagation, है ना। तो प्रोपागेशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता, प्रोपागेशन के डायरेक्शन में होता। प्रिंट कर लें इसको। आज केवल याद करते चलना एक एक बात है। ये इक्वेशन ई क्यू अपने पास छड़ी भी दो प्रकार का है, छड़ी पतली वाली, एक मोटी वाली। आज तक पिटाए हैं पतली वाली से ही ना, मोटी वाली से। यादा स्पेलिंग नाम का गलत लिखी थी। समोसवो नहीं आया ना भाई, टेस्ट भी नहीं हो रहा है, सही बात है। अब होगा, लेकिन टेस्ट अब होगा। टेस्ट दोगे तब ना, दोगे सब लोग, फिर करें हैं क्या, उड़ना का रही हो पर टाइम तो देंगे, टेस्ट आप लोग दीजिए, कराते हैं। बता तो पहले फार्मूला बता तो, खड़ा 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 बता, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। कल पिटाई थी कि नहीं तुम, आज पतली वाली की शुरुआत करते, खड़ा हो जा, बता बता बता, फ्रीक्वेंसी किसको कहते, खड़ा। नहीं नहीं, ये बताओ पहले फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। तो लग गया। चलो अब बारी बारी से चीजों को देखते हैं। इतना आसान कर दे रहे हैं फिर भी नहीं याद रखते हैं तो फिर बेवकूफी है भाई। हो गया ये, जल्दी करो। हो गया, इतनी सुनने में इतना समय लगा रहा है।
सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के लिए कम से कम नीट पीजी होना चाहिए। मतलब आपने पीजी कर लिया हो, एमबीबीएस के बाद होता है पीजी, है ना। तो वो करना है। वो करने के बाद एक परीक्षा होता है, बीपीएससी बोर्ड लेती है या यूपीएससी बोर्ड लेती है। यदि आप बीपीएससी वाला क्वालिफाई करते हैं तो बिहार में सरकारी कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं, और अगर यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूजी में कुछ नहीं फायदा कैसे हुआ? बिना 5 साल की डिग्री लिए वो आगे निकल जाएगा। हाँ यार, फिर मेरे बारे में विचार करो जरा। हम अभी तक पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब? हाँ, डॉक्टर बन जाता है ना, इतनी सुन पढ़ाई है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। इस बच्चे का सवाल है कि सर अगर हमने एमबीबीएस कर ही लिया, पीजी भी कर ही लिया, तो फिर काहे 12th इज द क्राइटेरिया कि आप बोर्ड, अगर 12th बोर्ड पास कर गए तो आप डॉक्टर बनने के काबिल हैं, ठीक। लेकिन बावजूद नीट का एग्जाम क्यों लिया जाता है? ये जांचने के लिए कि आपने 12th में ईमानदारी से पढ़ा है, कि रट के पास किया है, कि चोरी से पास किया है, ठीक। सेम बात नीट यूजी के लिए भी अप्लाई होता है कि आपको जो 5 साल का मौका मिला एमबीबीएस करने का, है ना, इस दौरान आपने पढ़ा कि चोरी से पास किया कि रट के पास कर गए। इसके लिए नीट पीजी लिया, और नीट पीजी के बाद फिर एग्जाम लेता है कि पीजी में जाकर के तो आप कहीं बदमाशी नहीं कर लिए, रट के चोरी करके या पास कर गए किसी प्रकार से। इसीलिए वो एग्जाम लेता है कि जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आपका एक गलत डिसीजन किसी एक आदमी की जान ले सकता है और किसी एक पूरे परिवार का फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। सोच लो कि अगर किसी एक परिवार में कोई मर्द है, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, और कमाने वाला इकलौता मर्द है, और उसकी तबीयत खराब होती है और वो गलत डॉक्टर के यहाँ चला जाता है, और डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से वो मरा जाता है, तो मरा तो एक, और जिंदगी की केस नहीं हो सकता डॉक्टर पर। अरे डॉक्टर पर केस होता है कि इसके इलाज में तो गड़बड़ी नहीं है। अब डॉक्टर के इलाज के दौरान तो कई पेशेंट मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपना 100% देते हैं, है ना। तो एक बड़ा अच्छा कहावत है मुन्ना भाई एमबीबीएस सिनेमा का, एक बड़ी अच्छा डायलॉग है ना, है ना। उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है कि एक कम जानकार डॉक्टर एक मर्डरर होता है। मतलब ये ऐसा है ना, ये उसी प्रकार से ऐसा है कि एक मतलब नौसिखिए के हाथ में जो है आप चाकू दे दिए हैं। अरे भैया कहानी छोड़ना, डायलॉग पे फोकस करने का। चल आगे देखें। आगे देखें, लिखते हैं द जनरल इक्वेशन, लिखते हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ, अच्छा इसका एक और नाम है पता है क्या? हार्मोनिक वेव। इसका एक और नाम है क्या? हार्मोनिक वेव। क्यों नाम है? मैकेनिकल वेव तो समझ में आ रहा था, हार्मोनिक वेव क्यों नाम है? क्योंकि मीडियम पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। हाँ ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। कभी कभी शब्द यूज करता है, नीट लेवल वाले लोग तो नहीं कर सकते। एक होता है डैम्ड हार्मोनिक वेव है। डैम्ड हार्मोनिक वेव कैसा होगा? तो वेव के प्रोपागेशन के लिए मीडियम के पास भी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो वेव के प्रोपागेशन के लिए मीडियम के पास 3 प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी इलास्टिसिटी, सबसे पहला क्वालिटी इलास्टिसिटी। दूसरा क्वालिटी इनर्शिया, दूसरा क्वालिटी, और
तीसरा क्वालिटी लो डैम्पिंग। तीसरा क्वालिटी लो डैम्पिंग। अगर कोई मीडियम, तीनों का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा सो देखो। अगर कोई मीडियम इनर्शियल नहीं है, कोई मीडियम इनर्शियल नहीं है, उस केस में वेव का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं सकता है। वेव का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉन इनर्शियल मीडियम है, मतलब एक्सेलरेटेड मीडियम है। एक्सेलरेटेड मीडियम है मतलब फोर्स लग रहा है या फोर्स लगा रहा है। अगर फोर्स लग रहा है या फोर्स लगा रहा है तो उस पर वर्क डन हो रहा है। वर्क डन होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का यही रूल था ना कि देयर इज नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, देन एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। और मीडियम नॉन इनर्शियल है मतलब मीडियम एक्सेलरेटेड है, मतलब मीडियम पर फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है, इस वर्क डन के कारण एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम तीन, पहला इनर्शिया, दूसरा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैसा? तो अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा। और तीसरा लो डैम्पिंग। तीसरा लो डैम्पिंग। अब इसको याद रखने का तरीका, एक सिनेमा शादी में जरूर आना, देखो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। चला ले भाई, ये सिनेमा देखे? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, गाना तो सुने होगे, स्टोरी तो पता होगा। क्या होता है कि एक लड़का होता है बेचारा, चपरासी ग्रेड की नौकरी करता है। मूवी का स्टोरी है? कलर है तो ठीक है, कलर चपरासी से एक ग्रेड ऊपर, तो क्लर्क रहता है, क्लर्क रहता है। उसकी शादी मतलब लड़की की लड़की रहती है, हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता, सत्तू, लड़के का नाम रहता सत्येंद्र, है ना। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नहीं सुना है उसकी कहानी सुन लो, उसकी कहानी सुन लो। ए सुन ना भैया, पहले सुन। तो क्या होता है उसमें कि जो लड़का होता, रे बच्चा, जो लड़की होती है उसका पीसीएस क्लियर हो जाता है, जिससे इसकी शादी हो रही होती है। तो अब इसको किसी ने ये कह दिया होता है कि तुम्हारे घर वाले जो है, जहां तुम्हारी शादी, उसकी बहन ही शायद कहती है, वो तुमको नौकरी करने नहीं देंगे। वजह क्या है? उसका बेटा जो है वो क्लर्क रहेगा और तुम जो है वो कहाँ रहेगी, अधिकारी रहेगी, तुमको नौकरी करने लोग नहीं देंगे, इसलिए वो भाग जाती है घर छोड़ करके। और ये आदमी इसको दूसरे तरीके से ले लेता है, जो लड़का रहता है इसको दूसरे तरीके से ले लेता है। इसको लगता है कि वो अधिकारी बन गई है इसलिए हम क्लर्क है तो हमको भाव नहीं दे। बेचारा पढ़ता लिखता है, अब पढ़ लिख करके डीएम बन जाता है, और जब पहली बार मिलता है तो गाना बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, है। अब इस पूरी कहानी का सार समझिए, कहानी सुनाया क्यों। रियल में हर उस बंदे के साथ होगा जिसके पास ये तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी होगी। कौन कौन तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी? सबसे पहले कि उसको इनर्शियल होना पड़ेगा। इनर्शियल का संबंध अपने यहाँ दृढ़ निश्चय से है। ऐसा नहीं कि आज टारगेट कर लिए, सर खूब एकदम मोटिवेट कर दिया, फाड़ देंगे, घरे गए मोबाइल चालू किए, रील्स देखना, फंस गए। तो यू शुड बी इनर्शियल, जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। दूसरा, लो डैम्पिंग होना चाहिए। लो डैम्पिंग, अब दोस्त हमने ऐसे ऐसे पाल रखा, भाई मुर्गा बनाए, आ जाओ, बड़ा सा पेट लेके दौड़ गए, ये लो डैम्पिंग हुआ। तीसरा बात क्या क्या बताए? इनर्शियल होना पड़ेगा, लो डैम्पिंग लाना पड़ेगा, और एक और कौन सा? इलास्टिक, कि जितना बड़ा ठोकर लगा मेहनत उतना ही, पहले तो संजो के रख लो, बर्दाश्त कर लो, और तुम जितनी बेइज्जती करोगे सब स्टोर है, बदला तो एक ही बार लेंगे। तो ये तीनों क्वालिटी अगर तेरे अंदर है तो तुमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा, है ना। अगर अपना सारा मान प्रतिष्ठा इज्जत बेच के बैठे हो, सबका गुटखा खा के थूक गए, फिर कुछ नहीं होना, है ना।
तो इस मूवी में दिखाया है ये चीज। खैर बड़ा अच्छा सिनेमा था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि मीडियम पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। कितना मस्त चैप्टर है, सब चीज कह देता है नाम में। हार्मोनिक वेव इसलिए कि मीडियम पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। सिंपल हार्मोनिक वेव भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मीडियम पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर कहा डैम्ड हार्मोनिक वेव, तो वेव की गलती नहीं है, गलती मीडियम की है। गलती किसकी है? मीडियम की है। धक्का तो सबको लगता है ना भाई, धोखा तो सबको मिलता है ना। एक उसको पॉजिटिव वे में लेके बन गया और एक नेगेटिव वे में लेके चल गया मैं खाने, बन गया शराबी। ब्रेकअप हो गया भाई, आ जाओ। चार वो दोस्त बड़ा अरे लेके आ गया, घेर लिया, भाई पिलाओ, सुनेंगे तुम्हारे ब्रेकअप की कहानी। इस दूसरे को फ्री में चखना मिल गया है कि नहीं बात है? इस सब बड़ा फिजिक्स बहुत कुछ सिखाता है ना। अगर हुआ भी तो ठीक है। वो विकास जी विकृति का एगो बड़ा फेमस डायलॉग है, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बड़ा मस्त है वो। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। हम देख भैया जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, हम इसको लिखते हैं जाई, y is replaced by जाई इक्वल टू ए फॉर एम्पलीट्यूड है, नो चेंज, साइन ओमेगा टी माइनस, अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग लिख रहे हैं तो x, अब प्लस फाइव। अगर आपको नहीं मन है x लिखने का तो आप लिखेंगे k डॉट आर, है ना, अब प्लस फाइव। ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन। अब इसमें बारी बारी से सबका मतलब समझेंगे, बारी बारी से सबका मतलब। जाई क्या है? आप याद करिए, लिखे थे y इक्वल टू, y क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, पार्टिकल के ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट था, है ना, पार्टिकल के ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ जो जाई है उसी y के जगह पर ना जाई पुट किए हैं। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो दिक्कत ए क्या है? एम्पलीट्यूड किसका? वेव का कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल का? एम्पलीट्यूड किसका? एम्पलीट्यूड वेव का कि पार्टिकल का? वेव का कि पार्टिकल का? बोलो भाई, वेव क्या है पहले इसको समझो। ट्रांसपोर्टेशन है एनर्जी और मोमेंटम का। तो ट्रांसपोर्टेशन की वेलोसिटी हो सकती है, पोजीशन हो सकता है, एम्पलीट्यूड नहीं। एम्पलीट्यूड पार्टिकल का होगा, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ए। अब बताओ ओमेगा क्या है? हम फिर डिफाइन करेंगे सबको। ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका? वेव का कि पार्टिकल का? एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका? पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। ऑसिलेट कौन कर रहा है? अभी बताए हैं कि वेव का केवल डिस्प्लेसमेंट होगा और वेव की वेलोसिटी होगी। हाँ, जो ऑसिलेट करेगा उसी का एम्पलीट्यूड है, उसी का फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इस सबको। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चा? 2 पाई न्यू, है ना,
अब यहां पर न्यू क्या होता, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। इसी को हम लिखेंगे 2 पाई/t। तो t किसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टी क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये टी। कोई दिक्कत, प्रिंट करिए। और बचा क्या, के बचा ना एक। ये सब छोटका छोटका फॉर्मूला याद रखना है, बड़ी नुकसान करता है जिसको नहीं याद रहता है। फिर आ जाओ के, ऊपर कर लेते हैं। अच्छा टी तो टाइम है, ये वाला जो छोटा वाला टी है ये क्या है, टाइम है। के क्या है बाबू, देख बाबू अभी थोड़ा वो जादू होगा, प्रोपागेशन वेक्टर है ना। और इस के बराबर क्या होता बाबू, ओमेगा बाई भी, ओमेगा बाई भी। ये वाला हम लोग प्रूफ करेंगे। के बराबर हम लोग लिखते हैं 2 पाई/, लैम्डा। के बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई/, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब बारी बारी से सब चीज डिफाइन करेंगे अभी हम लोग। यहाँ लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका, वेव का कि पार्टिकल का, ये कैसे बता सकोगे, वेवलेंथ पढ़े ही नहीं हो तो। वेवलेंथ ऑफ वेव, जल्दी प्रिंट करिए। बारी बारी से सब चीज को हम लोग डिफाइन करते चलेंगे। ये ये टी है, टी, ये वाला टी। अच्छा इसमें जो आर है वो क्या बता रहा है, व्हाट इज आर, आर है वो क्या बता रहा है, आर क्या बता रहा, नहीं ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेव, ये वेव का पोजीशन वेक्टर है। कैसे, एक्स क्या था, पोजीशन था जब वेव यहां पहुंचा था, तो यही एक्स के जगह पर ना हम आर लिए हैं, तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेव। अब क्या बचा, हाई। अच्छा देख एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, ये जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यह क्या बताएगा, इसको क्या कहें हम लोग, फेज। इसको क्या कहेंगे, फेज। और फाई क्या है, फेज, हाँ इनिशियल फेज, फेज एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर जो हमारा फेज है
उसी को कहेंगे फाई। इसी को आप कह दीजिए इनिशियल फेज, इसी को आप कह दीजिए इनिशियल फेज। तो फेज एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, इसी को कह देंगे हम लोग इनिशियल फेज। बिल्कुल नया चैप्टर है ये, ऑसिलेशन एंड वेव, है ना। तो पहले ऑसिलेशन कर लेने का, है ना, खूब अच्छे से, अब उसके बाद वेव करने का, और हर एक छोटा छोटा डेफिनेशन और छोटा छोटा फॉर्मूला ऑन लिप होना चाहिए, जुबान पे कहते, ओठ पे कहते, जिसको एकदम ऐसा याद होना चाहिए, है ना। तो सारे टर्म को हम लोग समझ लिए क्या है, सबका नाम जान लिए। अब देखिए हर एक टर्म को हम डिफाइन भी करेंगे, लिख लिए बच्चा। तो हम लोग हर एक टर्म को डिफाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो कहता है कि कोई वेव जब प्रोपागेट करता है किसी मीडियम में, ए बच्चा, कोई वेव अगर मीडियम में प्रोपागेट करता है तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते या वाइब्रेट करते। कोई वेव जब मीडियम में प्रोपागेट करता है तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते या वाइब्रेट करते। ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता या अपने ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल जिस मैक्सिमम दूरी तक जाता, ऑसिलेशन के दौरान मीडियम पार्टिकल जिस मैक्सिमम दूरी तक जाता है उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। कैसे डिफाइन करेंगे? when a wave when a wave propagates in a medium, then medium particle oscillates. Medium particle oscillates. During the oscillation, during the oscillation, maximum displacement covered, maximum displacement covered by medium particle, by medium particle is called amplitude, है ना। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। कोई समस्या? बोलो। चलो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, it is represented by a। फिर से वही बात कहेंगे कि हम यहाँ लिख दिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एम्पलीट्यूड को ए से ही रिप्रेजेंट करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन परंपरागत तरीका यही है कि एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, परंपरागत तरीका यही है कि एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है ना। अब एम्पलीट्यूड के बाद दूसरा टर्म क्या था? डिस्प्लेसमेंट तो डिफाइन करने की आवश्यकता है नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 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 नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड।
in 1 second is called frequency. देखो बाबू, it is represented by, देख किताब, तुम्हारे किताब में इसको F से रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को, और हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से, ठीक है। लोअर फिजिक्स इंटरमीडिएट लेवल के सारा किताब F से रिप्रेजेंट करता है, एक दो ही न्यू से करता है, और हायर लेवल की फिजिक्स की किताबें सब न्यू से रिप्रेजेंट करता है। सो हम तो एक ही बात कहे कि सिंबल के साथ ज्यादा झड़प नहीं करने का। अगला कौन सा है, टाइम पीरियड तो जानबे करते हो, प्रोपागेशन कांस्टेंट या प्रोपागेशन वेक्टर। ये तो इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है क्या, डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, तो ओमेगा बाई भी से क्लियर ही है। अगला है वेवलेंथ, अगला जो टर्म है वो है वेवलेंथ। आप लोग वेवलेंथ के बारे में पढ़े भी होंगे। वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम कौन कौन है, हिंदी मीडियम कोई नहीं? क्या कहते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य, क्या नाम है इसका, तरंग दैर्घ्य। अब फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, वेव का मतलब तरंग होता है, इसका मतलब है तरंग दैर्घ्य। किसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ए बच्चा कब नहीं, तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, वेवलेंथ किसको कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल। देख, एक टाइम पीरियड में एक वेव जितनी दूरी तय करेगा, एक टाइम पीरियड में वेव जितनी दूरी तय करेगा, एक टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय। जैसे थोड़ा बड़ा करके बोलते हैं, हेलो, जितने देर में पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करता है, जितने देर में पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करता है, उतने देर में वेव जितनी दूरी तय करता है, जितने देर में पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करता है, उतने देर में वेव जितनी दूरी तय करता है, उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in one time period, the distance traveled by wave in one time period is called wavelength। याद रहेगा, distance traveled by a wave in one time period, distance traveled by wave in one time period is called wavelength। अच्छा, वेवलेंथ बराबर क्या लिखेंगे, देख, वेव किस वेलोसिटी से चल रही है, इनटू टी, कोई दिक्कत, देखे कोई और बात, भी और टी को लिख दे 1/न्यू, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ एक फॉर्मूला और बन गया, भी बराबर न्यू लैम्डा। क्या बन गया, भी बराबर न्यू और जो फॉर्मूला आया था, के बराबर क्या लिखे थे याद है, ओमेगा बाई भी, के बराबर क्या लिखे थे, चलो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू लिख दें,
अब भी बराबर क्या लिख दें, न्यू लेमडा, न्यू से न्यू काट दें, आ गया। ये वाला इन्हें लिख दिए थे पहला ही, पहला ही लिख दिए थे, आया कहां से देख लिए। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। अब क्वेश्चन करते हैं, दो मुझे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक दे दे भाई। कोई नहीं लाया, वाह अरे भैया। जेई मेंस का शायद अभी नहीं बनेगा, ले देखते हैं, देखते हैं जेई मेन में 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के पूछता है। नीट में फार्मूला पूछो आंसर पाओ, फार्मूला पुट करो आंसर पाओ। हो गया ये, चलो भाई। जेई मेंस 2023 का एक सवाल है, 2022 में भी इस प्रकार से पूछा है, 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है। तो जेई मेंस 2023 का सवाल है, जेई मेंस 2023 का सवाल है। कहता है ए ट्रेवलिंग वेव, a traveling wave is described by the equation is described by the equation y xt equal to 0.05 sin 8x minus 4t meter. Then the velocity of wave is, then the velocity of wave is, देख भाई एक मिनट सुन, इसमें केवल मैच दिख रहा है बता कहीं का है, मजा नहीं आ रहा इसमें। अरे भारत जीत जाएगा तुमको क्या मिलेगा, भारत जीत गया क्या मिल गया तुमको, तो ध्यान दो इधर, उसको पैसा मिलेगा वो जीतेगा, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, मानसिक गुलाम बने हुए हो। चलो देखो इधर, अरे खेलो तो समझ में भी आए, खेल दूसरा कोई रहा बैठ के देख रहे हैं, पैसा लगा रहे हो तो जाओगे। कोचिंग का फीस मांगा जाता है बच्चों से तो पैसा नहीं रहता है, नहीं ठीक करता है जो पैसा की वजह से कोचिंग में निकाल देता है, हक जमा करो, है ना बात। क्वेश्चन इतना ही है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करते हैं, इसकी माने इसने वेलोसिटी पूछा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज, क्वेश्चन इतना ही है ठीक, हम इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं।
ऑल्सो फाइंड, पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ, चौथा टाइम पीरियड, पांचवा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जेई ने इतना ही तक पूछा है, नीचे वाला हम अपने से पूछे हैं। ये सब चैप्टर आसान है इसलिए ना कि फॉर्मूला याद रहेगा पट पट बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद है कोई भी नहीं बनेगा। अब लिखेंगे तो छाप लेना है नहीं, तो कलम पकड़ के तैयार बैठे, लिखिए आप, बनाओ। सबसे पहले बताओ एम्पलीट्यूड कितना है? 0.05। फ्रीक्वेंसी बताओ। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं बाबू, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। फाई तो जीरो है ना, फाई इस केस में क्या है? जीरो। तो a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब चलो जरा एक्सप्रेशन से एम्पलीट्यूड निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इज द मल्टीपल ऑफ टी, ओमेगा इज द मल्टीपल ऑफ टी। तो मल्टीपल ऑफ टी कितना है? लोचा है। और कहते जेई पूछता है तो अच्छा आसान नहीं पूछेगा, कुछ तो घुमाएगा। अच्छा देखो घुमा यहाँ दिया कि ओमेगा टी माइनस के एक्स होना चाहिए, और है क्या? के एक्स माइनस ओमेगा टी। तुम तो फंस गए बाबू, फंस गए ना। क्या हो गए तुम, कैसे निकलोगे? अब जिसको ये फॉर्मूला याद होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, वो निकल जाएगा। अब माइनस साइन थीटा को हम लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, वो निकल जाएगा, है ना। तो अब अगर साइन माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट, सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं तो तुम लोग को छापे में दिक्कत होगा। सॉल्यूशन यहाँ y बराबर लिखेंगे 0.05 साइन माइनस 8x, नहीं जब आगे माइनस लगा दिए तो 4t माइनस 8x, तो ये हो गया माइनस 0.05 साइन 4t माइनस 8x, तो ये हो गया 0.05 साइन 4t माइनस 8x प्लस 5। अगर वो आउट सवाल का जवाब यहाँ से मिल सकता है, इनिशियल फेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? इनिशियल फेज 5 के बराबर कितना है? दिख गया। अब अगर हम इसको कंपेयर कर दें इससे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई से, तो इनिशियल फेज कितना हो गया? पाई। फिर बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द मल्टीपल ऑफ t, मल्टीपल ऑफ t इज 4,
तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 है ना। अब ओमेगा का वैल्यू हमारा कितना है बाबू 4, तो ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर कितना होगा 2 पाई बाई 4, कितना हो गया पाई बाई 2, तो टाइम पीरियड कितना आ गया पाई बाई 2। वेवलेंथ, वेवलेंथ तो ओमेगा बराबर क्या होता है, हाँ एक मिनट, के बराबर क्या होता 2 पाई बाई लेमडा होता, और के कितना है 8 है, तो 8 बराबर 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर 2 पाई बाई 8, कितना हो गया पाई बाई 4, तो वेवलेंथ इज पाई बाई 4, अब फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, सो दिस इज 2 बाई पाई, ये सब निकाल दीजिए, वेलोसिटी या तो निकालबे नहीं की, v बराबर देखो k बराबर क्या होता है ओमेगा बाई v, तो v बराबर ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना दिया हुआ है ओमेगा 4, और के कितना दिया हुआ है 8, तो 13 सवाल का जवाब इतना ही था जो जेई मेंस में पूछा था। हम बोलेंगे जेई मेंस आसान है तो कहिएगा कि ना, अब दिखता है। अगला सवाल सोचो ये 2023 के मेंस में पूछा है, 2024 के मेंस का सवाल दे रहे हैं, ये भी एकदम ऐसा ही है। अगला सवाल तुम लोग से बनना चाहिए, हुआ। अगला सवाल जिससे नहीं बनेगा वो पिटाएगा, क्योंकि एकदम ऐसा ही सवाल है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो अगला सवाल जिससे नहीं बनेगा वो क्या करेगा मार खाएगा। अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 का, ये सवाल है जेई मेंस 2022 का, जुलाई का फर्स्ट डे का। कह रहा है इन द वेव इक्वेशन, इन द वेव इक्वेशन y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई बाई लेमडा 400t minus x meter, the velocity of wave is, then the velocity of wave is। सोचो 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, यहीं से सवाल। और ऐसा सवाल नीट में भी बहुत सारा पूछा है, फिर इंतजार करना कलम लेके, कुछ करिए, नहीं करिएगा तो सुनो करिएगा। चलिए तो अभी करके दिखाइए।
हो गया? पहले इसको वेव इक्वेशन के फॉर्म में तो लाओ, उसके बाद ना आगे बात करेंगे। पहले इसको वेव इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। हम्म हम्म के की जगह पर हाँ हाँ, आप गलत कर रहे हैं। 2 पाई बाई लेमडा बराबर के, तो यहाँ पर के दिया हुआ थोड़े, वहां पे तो 2 पाई बाई लेमडा दिया हुआ है। देखो, ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। y इक्वल टू 0.5 साइन, इसको अंदर भेज दो, कितना होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू 400t माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, चलो हमको क्या निकालना है, v। v बराबर क्या होता, ओमेगा इज द मल्टीपल ऑफ t। ये कितना हो गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू 400, और k इज हाँ, ठीक है हाँ। नहीं तो आपको हमारा कोई ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा है आपकी कॉपी में। ठीक, हाँ, तो कोई कर कुछ ही रहते, बोलने का था। अरे जल्दी से बन गया तो गलत हो जाएगा। पीछे वाला भी तो वही किए ना, ये देख ना भाई। कहाँ लंबा है, हम इसको देख रहे थे, अरे बच्चा सुन, हम देख रहे थे कि यहाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी दिख रहा है ना, और हमको क्या चाहिए था ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हम चेंज करेंगे ना, वही तो किए थे। इसमें हमको दिख रहा है कि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। जी सर, नहीं अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी छोड़ेंगे। क्या कोई बात सर, क्या क्या नहीं सुने सर, फिर से बोल रहे थे। हाँ वो सब छोड़ ही रहे हैं लोग को होमवर्क दे करके। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव रिलेटेड जो सवाल है आपके क्वेश्चन बैंक में बना लेंगे।
है ना। जो बनता है, नहीं बनता है फिर पूछेंगे। किताब में समरी नहीं होता है, क्वेश्चन बैंक में समरी नहीं होता। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होता है और आंसर होता है। समरी अपनी कॉपी पढ़ो। कॉपी से एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ना आज तक रहा है ना आगे रहेगा।